पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आज एक दफ़ा फिर जिक्र किया कानून की हुक्मरानी को, और कानून की हुक्मरानी के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब जो फैसले दे रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई कानून की हुक्मरानी मुल्क में निफाज करने की, उसको नाफिज करने की कोशिश अदलिया की तरफ से भी हो रही है। अदलिया तो हमेशा ये कोशिश करती है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले देती है, लेकिन पाकिस्तान में नाज़रीन जो एक सिलसिला चलता है डर्टी डील्स का, आजकल इस्लामाबाद में आप जहां भी जाएं वहां यही बात होती है और जिक्र होता है, बल्कि इस्लामाबाद का नहीं, आपको कोकाफ लेके चलते हैं। कोकाफ में अपोजिशन लीडर था, कोकाफ का अपोजिशन लीडर, और कोकाफ का अपोजिशन लीडर अक्सर शामों को दोस्तों यारों को बुलाता था, उनके साथ डिनर भी अरेंज करता था, बहुत मंसूबे बनाता था हुकूमत को गिराने के। अच्छा, फिर सडनली ये होता था कि उसको पता लगता था कोकाफ के अपोजिशन लीडर को कि जनाब आज तो मैंने कहीं किसी और से मुलाकात करनी है, तो अपने दोस्तों यारों को छोड़ के निकल जाता था। और वहाँ पे एक पता लगता था कि जनाब कोई एक चौक शॉक है, कोई एक यूनिवर्सिटी है, कोई एक गोल्फ कोर्स है, कोई एक ब्रूरी है, और अक्सर ब्रूरी के पास जाके गुम हो जाता था और एक गोल्फ कोर्स से उसके होल नंबर 15 से निकलता था और वापस आके दोस्तों यारों को अपने कहानी सुनाता, डील हो गई है, ये मैं कोकाफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया। तो ये तो नाज़रीन कोकाफ तक की कहानी थी। अब आते हैं पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान में नाज़रीन जो मामलात आजकल हो रहे हैं ये कोई नए नहीं है। हालांकि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से बाकायदा डील के हवाले से सवाल हुए, ने बड़े वाज़ेह जवाबात भी दिया। इससे तकरीबन 1.5-2 साल पहले हमने भी यही उनसे सवाल किया, उस वक्त भी बड़े वाज़ेह जवाबात आए। तो फिर ये चाय की प्याली में तूफान कैसे आता है? क्या इसकी ये वजह है कि नून लीग खुद अपना भाव बढ़ाने के लिए, अपने बार्गेनिंग चिप बढ़ाने के लिए इस तरह की खबरें प्लान करती हैं? और पाकिस्तान में यकीनन जिस तरह के शरीफ डॉक्ट्राइन काम करता है कि माशरे के तमाम सेक्टर्स में बशमूल मीडिया मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट्स है, कहीं टोकरियों की शक्ल में इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं और किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट है उनकी, कहीं सरकारी ओहदे देने की इन्वेस्टमेंट है, कहीं पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की है, कहीं थर्ड पार्टी से पेमेंट करवा के बाद में डीलें लेके खुश करने की डील्स होती हैं। तो ये सारी हमारी माजी का हिस्सा रहा है। इस हवाले से ही प्रोग्राम में बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नेशनल पार्क के हवाले से आज एक अहम फैसला, कच्ची आबादियों के हवाले से जो उन्होंने फैसला दिया, फिर एक सेलिंग क्लब के हवाले से, नेवी के सेलिंग क्लब के हवाले से जो फैसला दिया। इन तमाम फैसलों में जो बुनियादी नुक्ता है वो क्या है? वो है अशराफिया का कंट्रोल, और जो अदालती कार्रवाई में जो सवाल भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने उठाया कि अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में कानून का निफाज नहीं हो सकता, अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में तमाम चीजें सिर्फ इलीट तबके के लिए, एक मखसूस अमीर तबके के लिए बन रही हैं, तो फिर बाकी मुल्क का क्या हाल होगा? इंतहाई अहम सवाल है जिस पर प्रोग्राम में थोड़ी तफसील से आगे बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं आपसे। इस्लामाबाद स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फारूक हबीब साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं कि जब सन 2000 में डील की नवाज शरीफ साहब ने, उन पर मुकदमात भी बने होते हैं, अभी पेपर मिल भी उस वक्त बना था, फिर जब डीलें हुई तो टेक्निकल जस्टिस होते होते वो फारिग हो गया। आज भी मुतद्दद मुकदमे बने हुए, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने डील की, बैरूनी ममालिक उसमें शामिल थे, और जब नवाज शरीफ ने यह डील तोड़ने की कोशिश की तो सऊदी प्रिंस मुकरिन जो इंटेलिजेंस चीफ थे उनके, और साद हरीरी जो बाद में लेबनान के गालिबन प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद आए थे। उन्होंने बताया ये खुफिया मुआहिदा हुआ था, 2007 की बात है, और नवाज शरीफ उसकी वायलेशन कर रहे, और गारंटर्स जो थे, गारंटर्स फिर उनको वापस लेके भी गए, वापस उनको लेके भी आए। और वजीर आजम साहब खुद कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के हवाले से बैरूनी ममालिक से उनकी तरफ गुजारिशात आई थी। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ बहुत इंतहाई बहादुर इंसान, SSG कमांडो, और मैंने जब भी उनका इंटरव्यू किया कभी उन्होंने किसी सवाल का जवाब देने से हिचकिचाहट का कोई भी मुजाहरा नहीं किया। और नदीम मलिक साहब के साथ एक प्रोग्राम में आए, उन्होंने डील का बताया कि डील हुई, और फिर बताया ये भी बताया कि सऊदियों ने उनकी दोस्ती की वजह से उन्हें क्या तोहफा दिया। आइए देखते हैं। एक एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ हुआ कि इनको जो ट्रायल इनकी हो रही है ये रोक के ये आप वहां भेज दें हमारे पास, ये 10 साल वहां रहे। वो 10 साल की डील इनके साथ हुई और ये चले गए। आपको शाह अब्दुल्ला से जो मराठी कब मिली? 2009
2009। $1.5 मिलियन के करीब कोई रकम थी जो उन्होंने आपको दी, जिसे आपने लंदन का फ्लैट भी खरीदा, ये बात दुरुस्त है? 1.5 तो बहुत कम है यार बाबू। लंदन का फ्लैट इज मच मोर देन 1.5 मिलियन डॉलर बाय द वे। फिर आज सच बता ही दीजिए कि उन्होंने क्या दिया था। नहीं, फॉरगेट इट, ये प्राइवेट अफेयर। लेकिन जाहिर है उसी से मैंने ये दुबई का भी फ्लैट लिया है, लंदन का भी फ्लैट लिया। जी नाज़रीन, 1.5 मिलियन डॉलर तो बहुत कम है। इवन लंदन के फ्लैट की कीमत उससे ज़्यादा है और दुबई का फ्लैट भी मैंने लिया था उसी तोहफे से। नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की यकीनन मुल्क के लिए बतौर एक फ़ौजी, बतौर एक SSG कमांडर बहुत खिदमात होंगी। हमारे बहुत से SSG के जवान आज भी हैं, अफसरान भी हैं। फ़ौज पाकिस्तान के 6 लाख मजीद अफसरान और सिपाही मौजूद हैं। तो किसी और बादशाह ने उनको क्यों कोई तोहफा नहीं दिया? जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमारे बहुत से जो हीरो हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थे। और ये आप बात याद रखिएगा कि 2008 में नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ चुके थे। जो सवाल आज तक किसी ने तहकीकात उसकी नहीं की कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो ये ज़ाती तोहफा दिया गया, पाकिस्तान में तो है कि जनाब तोशा खाने में आपने जमा करवानी है, क्या इसकी आज तक किसी ने तहकीकात की कि ये तोहफा किस इवज़ दिया गया था? 1.5 मिलियन से ज़्यादा तो लंदन फ्लैट की उनकी कीमत थी। क्या ये उस NRO की कीमत थी जो कि नवाज शरीफ साहब को दिया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया, MQM को दिया गया, और जितने मुकदमात थे वो ख़त्म किए गए और पाकिस्तान फिर उस रिवर्स गियर में गया जिस हवाले से एहतसाब का हमने सफ़र बाकायदा तौर पर शुरू किया था। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नाज़रीन ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी इस गलती का बाद में एतराफ़ भी किया। आइए देखते हैं। NRO. Yes, NRO is the area where I apologize. I can say that it was a wrong thing to have been done. I shouldn't have done it. सबसे गलतियां हो जाती हैं, but sometimes when you take decisions which you think are correct, but they turn out to be wrong. और नाज़रीन, इस गलती की सज़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी मिली। नवाज शरीफ की हुकूमत ने बाकायदा इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया, उसमें सज़ा हुई और उसकी अपील आज भी ज़ेर समात है। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो अपील वहाँ पे पेंडिंग है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान गद्दार पाकिस्तान करार पाए। NRO की कीमतें होती हैं जो बाद में भी अदा करनी पड़ती हैं लोगों को। फ़ारूक हबीब साहब, शरीफ डॉक्ट्राइन क्या आज भी अमल पैरा है हमारे माशरे के, हमारे इदारों में बशमूल मीडिया? उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहीं किसी को तोहफे तहफ़ दे दो, कहीं टोकरियां दे दो, कहीं लिफाफे दे दो, कहीं सरकारी ओहदे दे दो, कहीं पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट कर दो, कहीं किसी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा दो, किसी को बाहर तोहफे दिलवा दो। ये सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं जिस वजह से आप एहतसाब में नाकाम हुए और वज़ीर आज़म कह रहे हैं 3 साल में हम एहतसाब नहीं कर सके। देखें, ये तो शरीफ खानदान का एक पुराना तरीका वारदात है ना। जो आपके साथ ना मिले उसको रास्ते से हटा दो, जिसको साथ मिलाना हो उसको ब्रीफ केस दे दो, उसको किसी ओहदे का लालच दे दो, उसको किसी तरीके से जो है वो नवाज दो। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 3-3.25 साल से इनके रास्ते की जो रुकावट है, इमरान खान से क्या मसला है? अवाम तो कभी इनका इशू ही नहीं रही। इनका इमरान खान के साथ जो मसला है वो मसला ये है कि इमरान खान इनके रास्ते में, NRO के रास्ते में रुकावट है। इमरान खान जो कमिटमेंट अवाम के साथ करके आया हुआ है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, एहतसाब के हवाले से, उसके ऊपर इमरान खान अमल दरामद करवाना चाहता है। ये जो है उससे राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। यही वजह है कि आए रोज जो है वो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू किया जाता है। मुझे आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी जनरल, जो सदर हैं, वो तो नाअहल तो नहीं है ना, जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बार ना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एहसन गुल साहब से अगर राब्ता हो जाए तो हम यकीनन एहसन गुल साहब से ये सवाल करना चाहेंगे कि इस ड्राफ्ट पिटीशन में उन्हें आर्टिकल 62(1)(f) की जो वो तशरीह चाह रहे हैं, क्या वो ये तशरीह चाह रहे हैं? एहसन गुल साहब, आपसे अली उस्मान की बात हुई थी, आपने कमिट किया था कि आप प्रोग्राम में आएंगे, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पर्चा आउट कर देता हूं, कि क्या कोई बददियानत शख्स, कोई झूठा शख्स जिसको अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बददियानत कहें, आप उनका मुकदमा लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान? क्या वजह है इसकी कि पाकिस्तान का इतना बांझ हो गया है कि यहां लीडरशिप के लिए आपको ऑनेस्ट लीडरशिप कबूल नहीं है? आप चाहते हैं कि जो शख्स झूठ बोले, जो बददियानत हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट बददियानत दे, उसके दोबारा आप लोग लीडर बनाना चाहते हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा और इस सवाल का हमें जवाब चाहिए। एक और इसमें बड़ा बुनियादी सवाल है। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट सिर्फ क्या नवाज शरीफ का ही है मुतासर हुआ? पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे लोग हैं। मेरे ख्याल जहांगीर तरीन का भी इफेक्टेड है आपकी जमात के, और जहांगीर तरीन साहब का मेरी इतलात है वो भी इस केस में बाकायदा तौर पे हैवी
पेमेंट्स भी होनी हैं या हो चुकी हैं, लेकिन पेमेंट्स होंगे इसमें और करोड़ों में होंगे। वो तो अरशद साहब आपके पास हमेशा जो मेरे पास अभी सोर्स इन्फॉर्मेशन है, मैं कंफर्म करके डिटेल भी निकालूंगा। यहां तक इत्तलात आ गई है कि कौन इसके पीछे, वो भी पता लग गया। आपके सोर्सेज जो हैं वो हमेशा जो है बड़े तगड़े, हमारे सोर्सेज तक पहुंचे हुए आपको हमने बता दिया, बड़े तगड़े होते हैं। और आपने तो वो जो है वो ये भी बता दिया ना कि वो कहां से मैंने ये कोकाफ के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की गोल्फ कोर्स के होल नंबर 15 से बरामदगी भी बताई। अब आपने किसी ब्यूरी का भी जिक्र किया है तो मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहता, वरना मुफ्त के अंदर मार्केटिंग हो जाएगी ना उस ब्यूरी का भी। कोकाफ में आपको ब्यूरी का भी पता है, लाखों करोड़ों का इश्तिहारात वहां जाके अक्सर गायब हो जाते हैं। लोग इश्तिहारात का पैसा खर्च करते हैं, तो वो मैं नाम ले दूंगा, लेकिन जो वाकफाने हाल है, समझने वाले हैं, वो समझ जाएंगे इस हवाले से। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा कि पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़ेह है, उससे बड़ी चीज तो कोई नहीं है ना। यहाँ पाकिस्तान का पार्लियामेंट सुप्रीम है, या आपके पास आइन है 62-63 वाज़ेह है। 3 जजेस ने फैसला दिया, उसके बाद रिव्यू में लार्जर बेंच ने 5 जजेस ने फैसला दिया, डिसाइड किया कि नाअहली जो है वो ताहयात है। अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है ना कानून के अंदर। हो सकता है जहांगीर तरीन साहब चाह रहे हो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो, वो पहले भी कहते थे कि जनाब देखें इमरान खान को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। हो सकता है उन्होंने राब्ते किए हों मुख्तलिफ वकला से, उनके केसेस तो आप लोग चलने नहीं दे रहे जब से उन्होंने कहा था कि जी मैं सब कुछ खोल खाल के रख दूंगा। नहीं, देखें, जो कानूनी ऑप्शन है, कानूनी राइट है, वो सबके लिए है। ये हम नहीं कहते कि राइट सबके लिए नहीं है, लेकिन देखें नवाज शरीफ के केस के अंदर यहां पर मामला जो है वो सिर्फ तनख्वाह कंसीलमेंट के ऊपर नहीं है। यहां नैब से भी 10 साल की सजा हुई है, वो 4 फ्लैट्स के ऊपर सजा हुई है, करप्शन पे सजा हुई है, चोरी पे बहुत सारी चीजें छोड़े। बददियानत शख्स जो साबित हो चुका हो, एक शख्स जो झूठा साबित हो चुका हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चाहेगी कि ऐसे अशखास को एक दफा साबित हो गया झूठ बोला है, उन्हीं को लीडरान उन्होंने बनाना है। ये कौन सी क्या मसला है सुप्रीम कोर्ट बार का इसमें? देखें, बुनियादी तौर पर फिर मैं आपको कहूंगा, वही लोग ऐसे किसी महज़ब माशरे में ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती। आप कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं ऐसा शख्स जो कि कानून से भी भागा हुआ है, जो भगोड़ा है, जो इश्तिहारी है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है भाई आप आए, आकर आपको इश्तिहारी कह रहे हैं, जायदादें आपकी करनी हो रही हैं, आपकी अपीलें जो है वो मुस्तरद हो गई हैं, सजाएं बहाल हो गई हैं। इस पे इलाज वज़ीर आज़म का इस पे क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ शेयर किया? देखिए, मैं तो आपको बड़ा वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि अटॉर्नी ऑफिस की जो है वो जिम्मेदारी ये लगा दी गई है, वो कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करेंगे। शहबाज शरीफ जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जामिन है, मुझे आप ये बताएं कि आज तक बता दें किस डॉक्टर ने इलाज किया, क्या बीमारी है, किस क्लिनिक में इलाज हुआ। जिस मुल्क में वो इलाज करवा रहे हैं उस मुल्क का जो होम ऑफिस है वो उनकी रिपोर्टें नहीं मान रहा। अरशद शरीफ साहब मान लेता तो उसको एक्सटेंड कर देता स्टे को, वो स्टे एक्सटेंड नहीं कर रहा। ये कौन सी रिपोर्टें यहां पर पेश कर रहे हैं? यहां पर जो अदालत में कमिटमेंट दी शहबाज शरीफ ने 4 हफ्तों की, वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, और अगर अदालत से झूठ बोला है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये है डिस्क्वालिफिकेशन। तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाएं, पाकिस्तान की अदालतों में आप जाकर जो है वो बराए नाम जो है वो गारंटियां जमा करवा दें और उसके बाद 17 महीने गुजर जाएं, आपको कोई पूछने वाला ना हो, आप कॉफी पिएं, पोलो मैच देखें, इदारों के खिलाफ आप हर्जा सराई करें और फिर आप यहां बैठ के जो है वो दांत भी निकालें। ये मजाक पाकिस्तान ने नाज़रीन आज एक बनाना रिपब्लिक जिक्र किया। ये बनाना रिपब्लिक क्या होती है बकौल वज़ीर आज़म, आइए देखते हैं। बनाना रिपब्लिक्स में वसाइल की कमी नहीं होती, उधर कानून नहीं होता, इसलिए उनको बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं। और कानून का मतलब क्या? ताकतवर के लिए कानून, कमजोर के लिए दूसरा कानून। तो ये जंग है एक। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, हम तो इसको जहाद समझते हैं। सब आप तमाशा देखे हर रोज अफरा तफरी फैलाई हुई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं है कि एक मुल्क के अंदर एक कानून की बालादस्ती हो। ये ताकत की हुक्मरानी चाहते हैं वो लोग। वज़ीर आज़म साहब ने जो बनाना रिपब्लिक या डेफिनेशन दी, क्या आज की तारीख में पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक, एक गरीब के लिए अलग कानून और जिसकी जेब में 4 टके वो जाके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी कहती है कि जी हक दिया जाए कि जी 5 साल बाद झूठे बदयानत शख्स जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान के लीडरान बन जाए? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो कानून की हाकमियत की एक जदोजहद है। 22 साल जदोजहद करके आए, अब 3 साल 3.25 साल जो है वो वज़ीर आज़म बने हुए भी हो गए। पहला वज़ीर आज़म था जो वज़ीर आज़म बनने से पहले जो जेल भी गए, कानून की हाकमियत के लिए गए, वहां भूख हड़ताल भी की, और वो भूख हड़ताल ये नहीं थी कि पानी भी खाना पानी पीना भी छोड़ दिया था वहां पर। और मुशर्रफ साहब को आपको पता उस वक्त लाले पड़े हुए थे। उस हवाले से बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको फिर ये कहूंगा कि ये निज़ाम नहीं इस तरह चल सकता जहां पर आप अनड्यू डिलेज हो, जहां पर आप कैसे होते हैं, आप गवाहान ना हो, जहां एक साबिक चीफ जस्टिस जो है वो एहतसाब अदालत के सारे जजेस की ट्रांसफर कर जाए,
और केसेस को आगे ना चलने दिया जाए, ये फिर कैसे हो सकता है? मुझे आप बताएं ना। यही अनड्यू डिलेज हैं, यही वो चीजें हैं जिनका आप हवाला दे रहे थे। ये किसकी बात कर रहे हैं आप एक अपने इंट्रो में हवाला दे रहे थे ना कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरीके से जो है वो मामलात को सेटल करते हैं। वो तमाम चीज़ें हैं ना, इससे तो कोई ढकी छुपी चीज़ तो कोई शरीफ डॉक्ट्राइन इन प्ले है आज भी। देखें, शरीफ डॉक्ट्राइन के रास्ते के अंदर रुकावट जो है वो वजीर आजम इमरान खान है, जो कानून की हाकमियत सिर्फ वही एक रुकावट है, बाकी सब शरीफ डॉक्ट्राइन के आगे उसके हक में हो गए। नहीं, देखें, किसी को भी नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो आइन है, कानून है, सबको उसके ताबे होना चाहिए, उसकी हाकमियत के लिए जो है वो काम करना चाहिए। किसी के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है ना, तो फिर गुंजाइश क्यों? मुझे आप ये बताएं ना, जो साइकिल चोर है वो तो जेल में है, उसको दिल की भी बीमारी है, उसको शुगर की भी बीमारी है, उसको तो शायद जेल का हॉस्पिटल भी ना मिल रहा हो। नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठे हुए। लीग कुछ अपने इतलात नून लीग की तरफ से आती है, वो तो ये कह रहे हैं जी इमरान खान को हटाएं। देखें, मुल्क में पोलराइजेशन कर दी है, मुल्क में मुनाफकत होनी चाहिए, ब्लैक और वाइट नहीं होना चाहिए, ग्रे एरिया में भी चलना चाहिए। जितनी आपने पोलराइजेशन कर दी है, चोर को आप चोर के नारे लगा के आपने सियासी माहौल इतना खराब कर दिया, कोई चीज़ आगे नहीं चल सकती। इमरान खान को रास्ते से हटाएं, बाकी कोई भी हमें काबिल कबूल होगा। ये इतलात पहुंची है आप तक? इसका मतलब ये है कि आप चोरी जायज़ कर दें, पाकिस्तान की जेलों को आप खोल दें और आप ऐसा करें कि आप क्यों नहीं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्यों नहीं खोल देते वजीर आज़म? फिर आप ये कहें कि करप्शन भी लीगल। वजीर आज़म क्यों नहीं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खोल देते? जब ये काम हो ही नहीं सकता और ये काम हमारे जो बुनियादी असूल हैं, जो अवाम के साथ हमारे वादे हैं, उसके खिलाफ हैं, तो ये काम नहीं हो सकता। ये बड़ा क्लियर कट मैसेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का है। और इस हवाले से मैं आपको और भी बताता चलूँ। देखें, फिर मैं आपको ये कहूँगा कि ये कह देना पकड़ के कि जनाब ये को फलाना फलानी जगह से निकल जाएगा, को फलाना फलानी जगह से निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और शहबाज शरीफ भी तैयारी पकड़ें, 16 अरब रुपए का उनके ऊपर FIA का केस है, जो उन्होंने अपने मुलाजिमीन के नाम चल रहा, पर फंसा पड़ा है। चलान जमा हो गया, चलान जमा हुआ है, अभी तो अदालत की जुरिसडिक्शन तय नहीं हो रही, डॉक्यूमेंट्स एडमिट नहीं हो रहे, चलान सबमिट हो गया। केस की अपडेट तो ले लें, टीटीज का केस की अपडेट तो ले लें सर। देखें, आपकी बात ठीक है, लीगल टेक्निकलिटीज के अंदर मामला FIA एंटी करप्शन में जाना चाह रहा है, वो बैंकिंग में फंसा हुआ है अभी तक। नहीं, देखें, वो चीज भी जो है वो डिसाइड हो जाएगी, उसमें भी किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। जहां पे की कानूनी हर्डल होगी, कानूनी पेचीदगी होगी, उसको भी दूर किया जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा कि इन्होंने हिसाब देना है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जनाब जो चोर है वो इक्तदार की कुर्सी में बैठ जाएगा आके। चोर की इक्तदार की कुर्सी के अंदर जगह नहीं है। और फिर एक और बात सुने, इमरान खान को कहते हैं, इमरान खान तो वफाक की अलामत है। इमरान खान सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, ये जानना चाह रहा था, पंजाब के अंदर नफाज पाकिस्तान को भी इस मामले में घसीटा जाता है और नून लीग जिसे कुछ मुलाकातें करके आके बाहर ये माहौल पैदा करती है, तो हर थोड़े अरसे बाद उन्हें एक रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि नहीं जनाब, मामला तो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेंगे। अब से कुछ अर्सा पहले DG ISPR मेजर बाबर इफ्तिखार साहब हमारे प्रोग्राम में आए और उस पर चर्चा होता था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहिबा के, वो जाके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से उनकी कोई मुलाकात हुई है और बाहर आके उन्होंने जो दास्तानें सुनाई थी और क्या दरख्वास्त लेके गए थे और क्या उन्हें जवाब मिला था, यह अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने हमारे प्रोग्राम में बताया था। आइए देखते हैं। जन साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आजकल काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकातों की, साथ कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई मुलाकात ही नहीं हुई किसी की, और ख़ासतौर पर नून लीग की तो किसी की भी मुलाकात नहीं हुई किसी लीडर की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। आप इस हवाले से हमें कुछ कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि मुलाकातें हुई या नहीं हुई? जी, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। मैं इस बारे में इससे ज़्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी नाज़रीन, आज से तकरीबन 1.25 साल पहले DG ISPR ने बड़ा वाज़ेह किया था कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले
किस तरह जाके क्या रिलीफ मांगने और मांग भी किससे रहे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा जो खुद इंतहाई जमहूरियत पसंद शख्सियत हैं और उन्होंने रास्ता दिखाया कि ए पे आज रास्ता है, ए अदालतन का रास्ता है, जाएं अदालतों से अपने केसेस वहां पे लीगली फाइट करें और अगर सियासी तब्दीली चाहिए ए पे आए पार्लियामेंट का रास्ता जाओ और पार्लियामेंट में जो करना है वो आप करें, हमारा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि 3-4 महीने उसके बाद सुकून रहा बाकायदा तौर पे और 6 महीने बाद फिर दोबारा इस तरह की कुछ मुलाकातों के बाद जो नून लीग खुद कहती है कि उनकी मुलाकातें हुई, नून लीग की क़यादत कहती है कि जनाब हमारी मुलाकातें हुई, आके खुद लोगों को बताते हैं और उसके बाद फिर DGISPR को दोबारा ये बताना पड़ा, इनको नून लीग को बाकायदा तौर पे एक रियलिटी चेक देना पड़ा कि जनाब फौज पाकिस्तान का इस हवाले से सरकारी मौक़िफ़ क्या है, ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है, क्या हकीकत है, क्या कहा फौज पाकिस्तान के, स्पेसिफिक सवाल क्या था अहमद मंसूर का और जवाब क्या था, आइए देखते हैं। जब मौसम खुशगवार हो तो मेल मुलाकातें और जो डील की खबरें हैं वो भी सामने आती हैं। ये तो सर लाइटर नोट है, सीरियस नोट ये क्वेश्चन है कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें जेर गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा और ना सिर्फ ओपोजिशन के जो हल्के हैं बल्कि हुकूमती हल्के हैं वहां से भी चीजें आ रही हैं, उसकी वजह से तकवीयत ज्यादा इनको मिल रही है। तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करेंगे और क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता आया है? देखिए अहमद मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं जिनमें से जिसको मैं बेस्ड स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे, जरूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। नाज़रीन, एब्सोल्युटली बेसलेस, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। बतौर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन में आपसे जानना चाहूँगी या तो ये मुलाकात करते हैं और ख़ुद आके बताते हैं कि जनाब ये मुलाकातें हुई, या कि मुलाकात होती नहीं और फिर इस तरह की चीज़ें ये बाकायदा तौर पे एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। आप बतौर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो चीज़ें देख रहे हैं, ये टोकरों के करामात हैं कि ये डील की ज़्यादातर बात होती है कि जी हुकूमत गई और डील हो गई और ये कब से ये सिलसिला चल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे कान पक गए इस बात को सुन सुन के कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, फिर इस किस्म की बातें भी जो है वो खुद ही फैलाना शुरू कर देते हैं। फिर जब वहाँ से आपके इल्म में है कि जो DGISPR उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि हमें इन मामलात में जो है वो आप इन्वॉल्व ना करें और आप ना ही इस किस्म का कोई तासर देने की जो है वो कोशिश करें। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो अपनी अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में थे या जो अपना अपना मंजन बेच रहे थे, उनको तो काफ़ी मायूसी हुई है। और 3-3.25 साल से आप देखें इसी किस्म की मामलात जो हैं वो बारहा दोहराए जाते रहे हैं, बारहा इस किस्म की जो है वो बातें की जाती रही हैं, लेकिन हकीकत के अंदर कोई चीज़ सामने नहीं आई। और फिर मैं आपको ये कहूँगा कि अल्टीमेटली फिर इनका जो वो बयानिया है वोट को इज्जत देने वाला, बड़े जमहूरियत पसंद जानना चाहूंगा क्या वो आज से 2 हफ्ते पहले वजीर आजम ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले तर्जुमानों की अपनी मीटिंग में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मूव करने जा रही थी नाअहली खत्म करने का, जो इसका ड्राफ्ट सामने आ गया, इसका जिक्र किया था, एडवांस इन्फॉर्मेशन थी वजीर आजम के पास? जी देखें, ये तो बात जाहिर बात है, ये तो पूरे जो है वो इस्लामाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बात डिस्कस हो रही थी। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई हिडन काम था या जिसका मालूम ना पड़ रहा हो। लेकिन जिसमें मैंने आपको पहले कहा कि क्या फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ का ही रह गया है या कोई और लोग भी हैं पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके ऊपर पिटीशन जो है वो दायर होनी चाहिए, जिसके ऊपर चीज़ों को सामने आना चाहिए, जिसके ऊपर उनकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी पाकिस्तान के आइन के अंदर 62-63 बड़े वाजे जो है वो हवाले से लिखा हुआ है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, रूल ऑफ लॉ, लार्जर बेंच का फैसला है और इस किस्म की पटिशन की कोई मुझे मेंटेनेबिलिटी साहब के चंद अहम फैसले, और उन फैसलों में क्या चीज आई है सामने कि अगर इस्लामाबाद में कानून की हुक्मरानी नहीं है तो पाकिस्तान भर में क्या हाल होगा। कौन से ये चंद अहम फैसले हैं, आज कौन सा नेशनल पार्क के हवाले से फैसला आया, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के चंद लैंडमार्क फैसले पिछले दिनों में सामने आए। आज भी नेशनल पार्क्स के हवाले से उन्होंने फैसला दिया और कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन सामने आई वो कलीदी सवालात हैं जिनका जवाब आज पाकिस्तान में तमाम मसाइल का हल है। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती तो पाकिस्तान भर में क्या मामला होगा। अगर इस्लामाबाद में सिर्फ अशराफिया के लिए इकदाम लिए जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भर में गरीबों की आवाज़ कौन सुनेगा। ये वो चंद सवालात हैं जो मुख्तलिफ फैसलों में ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उठाए। एक फैसला उन्होंने दिया इस्लामाबाद नेवल फॉर्म्स और सेलिंग क्लब के हवाले से, उसके चंद चीदा नुकात क्या थे जो अशराफिया से रिलेटेड है। नाज़रीन आइए देखते हैं। ऐसा लगता है कि गवर्नेंस का बुनियादी मकसद सिर्फ अशराफिया की लूट खसूट है जिससे आम आदमी के बुनियादी हकूक मुतासिर होते हैं। मुसलसल मुशाहिदे से ये बात अदालत के सामने आई कि वफाकी दारुल हुकूमत में गवर्नेंस सिर्फ मरात याफ्ता तबके और अशराफिया की खिदमत तक महदूद है, जबकि आम शहरियों के बुनियादी हकूक से मुतालिक संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। तमाम तर ला कानूनियत और बुनियादी आईनी इनहराफ के बावजूद नेवल चीफ ने ढिठाई के साथ इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। क्लब की मेंबरशिप आर्म फोर्सेस के अफसरान, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी अफराद और सफारतकारों पर मुश्तमिल अशराफिया को दी गई। अदालत को ये ऑब्जर्वेशन देते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं कि वफाकी दारुल हुकूमत के इंतजामी इलाके में गवर्नेंस अशराफिया की लूट खसूट का मजहर बन चुकी है। पाकिस्तान का निजाम एक आइन के ताबे है और इसके लिए लाजिम है कि नाइंसाफी, गुर्बत और अशराफिया की लूट खसूट को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा अहम नुकात थे इस फैसले के। मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा, इस फैसले के खिलाफ सेलिंग क्लब और नेवल फॉर्म जिसको इलीगल करार दिया गया है, नोटिस दे दिए गए हैं, डेमोलिशन का काम शुरू हो गया या वफाकी हुकूमत अपील में जाएगी? देखिए, मेरी सीडीए चेयरमैन से बात हुई है, वो नोटिस जो है वो सर्व हो गया है और ये 72 घंटे का नोटिस है। उसमें नोटिस देने का भी जो मकसद ये है कि वहाँ पर जो उनका वैल्यूएबल्स हैं, जो उनके चीज़ें हैं, उसको वहाँ से वो हटा लें। उसके बाद जो है जो अदालत का हुक्म है उसके ऊपर मनोवन जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। और गोल्फ क्लब के हवाले से भी यही डिसीजन। मैं उस पर आता हूं क्योंकि उससे पहले एक कच्ची आबादी का केस था ना, उसमें भी इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने दी। 10 तारीख को इस केस के हवाले से क्या कार्रवाई हुई, क्या पॉइंट सामने आए, आइए देखते हैं। कच्ची आबादी वालों का क्या कोई हक नहीं? क्या आपने उनके लिए कोई स्कीम बनाई है? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि इस शहर में ला कानूनियत है, आप इस शहर को इलीट्स के लिए बना रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सीडीए खुद सीडीए ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सीडीए अपने ही कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहा। हमने बार बार फैसलों में निशानदही भी की। चीफ जस्टिस ने सीडीए मेंबर से कहा कि इस कोर्ट के फैसलों की भी आप तस्दीक कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सीडीए वकील से कहा कि आप आवाम की खिदमत के लिए हैं, इलीट की खिदमत के लिए नहीं हैं। अदालत यकीनी बनाएगी कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी हो। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, आप बड़े आदमी को सिर्फ नोटिस करते हैं और झुग्गियों वालों के पीछे पड़े हैं। ये वाहिद शहर है जिसको वजीर आजम और वफाकी काबीना सुपरवाइज करती है। आपको तो अपने कवानीन का ही नहीं पता था। बनीगाला फैसले में हमने आपको बताया कानून क्या है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये शहर सिर्फ बड़े आदमी के लिए ही डेवलप हो रहा है। इससे बड़ा अलमिया रियासत के लिए क्या हो सकता है कि सीडीए में किसी ने मास्टर प्लान का लिटरेचर नहीं पढ़ा। सीडीए के वकील हाफिज अरफात ने अदालत से कहा कि कोई शक नहीं कि इस अदालत ने सीडीए और शहर की बेहतरी के लिए बड़े फैसले दिए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि रियासत का माइंडसेट आवाम की खिदमत करना ही नहीं। सीडीए के वकील हाफिज अरफात ने कहा कि आपकी अदालत के फैसलों के बाद इदारे में बहुत बेहतरी आई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत का काम है कि कमजोर की हिफाजत करे। कानून सब पर यकसा लागू होगा, वरना इस आईनी अदालत की जस्टिफिकेशन खत्म हो जाती है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन लगता है सीडीए भी बेबस है, वफाकी हुकूमत भी बेबस है। कानून पर अमल दरामद ना हुआ तो चेयरमैन सीडीए और मेंबरान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कराएंगे। अदालत ने केस की समाअत अगली तारीख तक मुलतवी कर दी। जी नाज़रीन, और आज मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के हवाले से जो केस की समाअत हुई उसमें क्या ऑब्जर्वेशन थी, पहले आपको वो बताएंगे और उसके बाद जो शॉर्ट ऑर्डर आया है वो भी आपसे शेयर करेंगे। आज जब केस की प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो उसमें जो सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशंस दी, वो भी इंतहाई अहम है। क्या है, आइए देखते हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि वजारत ने खुद माना
कि रियासत की जमीन पर प्राइवेट लोगों ने तजावजात की। ये अदालत क्या करे? जो कुछ हो रहा है हैरानकुन है। इस 1400 स्क्वायर मील में लाकानूनियत है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि 3 आर्म्ड फोर्सेस के सेक्टर बन गए हैं। आर्म्ड फोर्सेस को किसी तौर पर मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, यह अवामी मुफाद में नहीं। कानून में मौजूद है कि आर्म्ड फोर्सेस की जमीनें कैसे और कौन मैनेज करेगा। जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इस्लामाबाद में अगर कानून पर अमल नहीं हो सकता तो कहां अमल होगा। वजीर आजम के मामले खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली ने भी अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि नेशनल पार्क एरिया महफूज शुदा एरिया है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। नेशनल पार्क एरिया में कोई घास भी नहीं काट सकता, कोई प्रॉपर्टी किसी इदारे के नाम पर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि मुनाल की 8000 कनाल जमीन का दावा कौन कर रहा है। इस अदालत ने नेशनल पार्क का तहफ्फुज करना है। वो 8000 कनाल जमीन अब नेशनल पार्क एरिया का हिस्सा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि 8000 कनाल जमीन को अब 1979 के कानून के तहत मैनेज किया जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि मागला हिल्स नेशनल पार्क एरिया में कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। ये वफाकी हुकूमत की जमीन है जहां से किसी को घास तक काटने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आप यहाँ किसी के दिफा के लिए खड़े हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अदालती माविन हूँ। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आप अदालती मावनत नहीं कर रहे। 8000 एकड़ अराजी नेशनल पार्क का एरिया है। सारी आर्म्ड फोर्सेस सेक्रेटरी दिफा के मातहत हैं। सेक्रेटरी दिफा ने यकीनी बनाना है कि ऐसा कुछ ना हो कि बादशाह शर्मिंदगी का बायस बने। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि पाकिस्तान नेवी ने तजावुज करके गोल्फ कोर्स बनाया। आर्म्ड फोर्सेस का ऐसा करना कौम के मुफाद में नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा गया कि गोल्फ कोर्स सिक्योरिटी मकासद के लिए बनाया गया है। अदालत चाहती है कि आवाम की नजरों में आर्म्ड फोर्सेस की इज्जत बने। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आपने तस्लीम किया कि गोल्फ कोर्स गैर कानूनी है, इसे सर बमहर करके इंक्वायरी करें। चेयरमैन सीडीए ने अदालत को बताया कि हमने नेवी सेलिंग क्लब गिराने का नोटिस दे दिया है। हुकूमत पंजाब भी कुछ जमीन पर दावेदार है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि मागला हिल्स नेशनल पार्क पर अगर कोई मलकियत का दावा करता है तो गलत है। मागला हिल्स नेशनल पार्क महफूज शुदा इलाका है जो वफाकी हुकूमत का है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि हर शहरी आर्म्ड फोर्सेस का एहतराम करता है, लेकिन जब तजावुजात करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अदालत अपने फैसले में तमाम चीजों की वजाहत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी गोल्फ कोर्स को आज ही सीडीए के सुपुर्द करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि नेशनल पार्क की जमीन की निशानदही डिमार्केशन कौन करेगा। चेयरमैन सीडीए ने कहा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये निशानदही करेगा, सर्वे ऑफ पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मावनत करेगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि रियासत की रिट क्यों कमजोर हुई है। आम आदमी तो नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता, ये अशराफिया की वजह से है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि नेशनल हिल पार्क्स को कैसे बचाया जा सकता है। आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का मामला है, नेशनल पार्क को कैसे बचाया जाए। नेशनल पार्क को एलीट क्लास ही तबाह कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि कवानीन पर अमल दरामद से नेशनल पार्क को बचाया जा सकता है। चेयरमैन सीडीए ने कहा कि हर इदारे ने कहीं न कहीं तजावुजात की हुई हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अगर हाई कोर्ट ने तजावुजात की हुई है तो यहाँ से कार्रवाई का आगाज करें। चेयरमैन सीडीए ने अदालत को कहा कि हाई कोर्ट ने कोई तजावुज नहीं किया। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताया कि देहात और गांव की तरफ से भी तजावुजात हो रही हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अगर हुकूमती इदारे तजावुजात से हट जाएंगे तो किसी दूसरे की भी हिम्मत नहीं होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि हम सबके सर शर्म से झुकने चाहिए कि यूनान के एक शख्स ने आकर माहौल के तहफ्फुज पर काम किया। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान पब्लिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा मौजूद हैं, उनके तहफ्फुजात भी सुन लें और कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को तामीरात से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का सेक्रेटरी दिफा को नेवी गोल्फ कोर्स के जरिए तजावुजात खत्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मागला हिल्स नेशनल पार्क की निशानदेही जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने हुक्म दिया कि मिलिट्री डायरेक्टरेट फॉर्म्स का 8000 एकड़ अराजी पर दावा भी गैर कानूनी करार दिया जाता है। 8000 एकड़ जमीन मागला नेशनल पार्क का हिस्सा समझी जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा यकीनी बनाएं कि आर्म फोर्सेस के तीनों सेक्टर्स में कोई भी गैर कानूनी तामीर ना हो। सेक्रेटरी दिफा चीफ कमिश्नर ये यकीनी बनाएं कि अब कोई शिकायत अदालत ना आए।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसी केस में रिमार्क्स दिए कि मुनाल का क्या स्टेटस है, वो कैसे तामीर हो सकता था, वो तो वहां बनना ही नहीं चाहिए था। मुनाल की लीज खत्म हो चुकी है तो उसे सील करें। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कैसे नेशनल पार्क में घुस सकती है? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मुनाल होटल को सील करने का भी हुक्म जारी किया। मिनिस्टर साहब, अदालती फैसले पे अमल दरामद हुकूमत कैसे पॉसिबल बनाएगी और कब से इस पे अमल दरामद शुरू होगी? देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा कि अदालत के हुक्म के ऊपर जो है वो अमल दरामद हुकूमत ने पहले ही शुरू करवा दिया है। CDA इसके ऊपर जो है वो एक्शन ले रहा है। जो कच्ची आबादियों के हवाले से बात थी, इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब जो है वो फराश टाउन के अंदर जो है वो इफ्तिताह कर चुके हैं। 400 फ्लैट्स ज़ेर तामीर हैं। बड़ी तेज़ी से 12,000 यूनिट्स जो हैं वो बना कर दिए जा रहे हैं ताकि कच्ची आबादियों को जो है वो रीलोकेट किया जाए, उनको वहाँ पर सेटल किया जाए। उनके लिए भी काम हो रहा है। और आपके इल्म में कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद चैम्पियन हैं जो क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के हवाले से जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, पूरी दुनिया ने उनको जो है वो सराहा है। और दुनिया के अंदर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को पाकिस्तान ने होस्ट किया है। और आपके ये भी इल्म में है कि जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़े होकर दुनिया को कहा अगर सीखना है तो इमरान खान साहब से आप सीखे। इससे पहले भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हुकूमत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की, इसको चैलेंज तो नहीं करेगी। इससे पहले भी हम कार्रवाई करवा रहे हैं। जिस तरह आपके इल्म में होना चाहिए कि जितने हमारे जो फॉरेस्ट थे वो हमने रिकवर करवाए। और इससे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख से जब से पाकिस्तान बना है, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की स्टेट लैंड का जो ऑडिट हुआ है वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जरिए वज़ीर आज़म साहब ने करवाया है, जिसको कैडेस्ट्रल मैपिंग करवाई गई है, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करवाया गया। और जिस तरह आप ये कह रहे थे नेशनल पार्क का कौन देखेगा, और ये जितनी भी है जहाँ जहाँ कहीं तजावुज़ात होंगी उस मास्टर प्लान के मुताबिक वो तमाम रिकॉर्ड आ चुका है। उसके खिलाफ CDA ने एक्शंस भी लिए हैं, कार्रवाइयाँ भी की हैं। वो लोग जिन्होंने पार्क इनक्रोच किया है, वो लोग जिन्होंने नाले इनक्रोच किए हैं, वो लोग जिन्होंने फॉरेस्ट इनक्रोच किए हैं, सबके खिलाफ अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से खुद उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं। और वो बहुत सारे एरियाज बड़े बड़े ताकतवर लोग थे और प्राइम मिनिस्टर की क्लियर डायरेक्शन है जहां पहले ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर सबसे पहले हाथ उनको सबसे पहले करें। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं वक्फे के बाद इस मागलाइज नेशनल पार्क का शॉर्ट ऑर्डर भी आ गया, उसके अहम नुकात क्या हैं उस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मागलाइज नेशनल पार्क के हवाले से शॉर्ट ऑर्डर भी आ गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का। इस फैसले पे अमल दरामद में आपको किसी मुश्किलात का सामना तो नहीं हो सकता है? अटॉर्नी जनरल साहब को वाज़ेह हिदायत दी हैं वज़ीर आज़म ने कि जनाब जितने भी यहाँ पे तजावुज़ात हुए हैं उनको रिकवर करवाया जाए, एनवायरनमेंट को सेफ रखना है और जो कोई भी हो इर्रिस्पेक्टिव के इदारा या इंडिविजुअल सब कानून के ताबे। देखें, ग्रीन एरियाज के हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। मुतअद्दिद बार उन्होंने ये डायरेक्शंस दी हैं, CDA को भी दी हैं। जो हमारी एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री है, हमारे गमीन असलम साहब जो मशीर हैं, उनको भी उन्होंने इस हवाले से कहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कुछ चीज़ होगी। रिंग रोड इंक्वायरी का भी आज जिक्र किया, रिंग रोड दोबारा बन रही है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट किधर गई? उसके हवाले से मेरे पास अभी कोई ऐसी मालूमात नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन ये है कि वो भी ट्रांसपेरेंट है, वो सारा वो पब्लिक कर रहे हैं आप रिपोर्ट और एक्शंस कोई लिए गए उसके हवाले? बिल्कुल, जो भी एक्शंस हुए हैं आपके इल्म में उस हवाले से गिरफ्तारियां भी हुई हैं, एंटी करप्शन ने भी इसके ऊपर काम किया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन फारूक हबीब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतनी इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।